क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जब भी दुखी होंगे मेरे नगमे सुनाएंगे, होंगे अगर प्रसन्न गीत गुनगुनाएंगे। और जो आज शब्दों की मेरे कीमत नहीं करते, कल वो मेरे संघर्ष पर फिल्में बनाएंगे, कल वो मेरे संघर्ष पर फिल्में बनाएंगे। संघर्ष यदि पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके हंसी ठिठोली के कह-कहों के ठहाकों के कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हम संघर्ष की बातें कर रहे हैं, तो आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं अपने उन रचनाकारों से जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत पूरे काव्य जगत में अपना नाम ऊंचा किया है। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूं हमारे बीच में दिल्ली से, दिल वालों की राजधानी दिल्ली से आई है सुप्रसिद्ध कवयित्री नमिता नमन जी। हमारे बीच में वीर रस की कविताओं का एक चमकता हुआ सितारा आया हुआ है, जिसका नाम है राम भदावर। और हमारे बीच में गाजियाबाद की धरती से हास्य व्यंग का एक ऐसा अद्भुत रचनाकार आया है जो अपनी अनूठी अदायगी के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उनका नाम होता है महेंद्र अजनबी। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे वह हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार अपराध हो रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारी लचर न्यायिक व्यवस्था का भी है। तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि कैसे इन अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। सजा का डर यदि संदेश में पैदा नहीं होगा, उचित माहौल फिर परिवेश में पैदा नहीं होगा। और अगर फांसी चढ़ाया जाएगा 10-20 दिन में ही, बलात्कारी कभी फिर देश में पैदा नहीं होगा, बलात्कारी कभी फिर देश में पैदा नहीं होगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसे असाधारण कवि को बुलाना चाहता हूं कि जिसने अपना जीवन खेलते खूलते चंबल की घाटियों में बिताया, और वहां से बाहर निकला तो आधुनिक भारत के सुर में सुर मिलाते हुए उसने इंजीनियरिंग की, और जब कलम पकड़कर कविता लिखना शुरू किया तो अपने बगावती तेवरों को नहीं छोड़ा, और उन्हीं तेवरों की बदौलत वह पूरे काव्य जगत का बहुत प्यारा कवि है, बहुत दुलारा कवि है। तो दोस्तों, मैं आवाज देने जा रहा हूं चंबल नदी की घाटी में फैली आक्रांताओं की क्रूरता को ललकारती हुई भदावर रियासत से आवाज देने जा रहा हूं उस ओज की सशक्त कलम को जिसका नाम होता है राम भदावर। उनको मैं किसी कवि की 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं राम भदावर जी को। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आदरणीय राहुल भैया को बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करते हुए पारस चैनल के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को यहां से बहुत सारा प्रणाम निवेदित करता हूं। भगवान महावीर के गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए आप सभी के बीच में निवेदन करना चाहता हूं। वो जैन धर्म जो सत्य और निष्ठा को जीने की, सत्य और निष्ठा की कला को जिस प्रकार से जी रहा है, समस्त विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है, निवेदन इतना करना चाहता हूं कि जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा घूम रहा अवनी तल पर। इस काल चक्र के कारण ही सब आते जाते भूतल पर। विद्वान वीर बलवान भूप सब इसी चक्र के हिस्से हैं। कायर निर्बल कामी क्रोधी सब काल चक्र के हिस्से हैं। कोई धर्म युक्त जीवन जीकर सज्जनता का पद पाता है, कोई अधर्म अपना करके जीवन को व्यर्थ बनाता है। कोई नाहर, कोई कायर, तो कोई सिंह, कोई सियार, कोई राजा, कोई निर्धन, कोई पुण्यवान, कोई पापकार, कोई दानी, कोई डकैत, कोई स्वतंत्र, कोई गुलाम, कोई अफजल, कोई हमीद, कोई दाऊद, कोई कलाम। ये चयन हमारा अपना है, कितना और कैसे जिया जाए, अमृत और विष के प्याले में
किसको चुनकर पी लिया जाए। वाह वाह वाह, अमृत और वाह, विष के वाह, प्याले वाह। में किसको चुनकर पी लिया जाए। इससे पहले बहुत सारी बातें हुई। निवेदन करना चाहता हूं, वो जैन धर्म जो परिवारों और संस्कारों को जीता है बिना किसी बड़ी भूमिका के, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। कैसे बचेगा देश, कैसे बचेंगे परिवार, कैसे बचेगा धर्म, और कैसे हमारी संततियां उत्थान के पथ पर अग्रसर होंगी। दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। राम वाह। क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। वाह 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 वाह। परिवार वहीं जहां ममता को मदर नहीं होने देते, चौथे पन में माँ बापू को दरबदर नहीं होने देते। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है, परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना। चेतावनी पढ़ना चाहता हूं, टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरत वंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया। पाषाण से उठा के लाता हूं कुछ। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक न बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा। वाह 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 वाह। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था। ओहो क्या परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। राम भदावर ने इस मंच से कैसी कविता पढ़ी ये मायने नहीं रखता, उस कविता को चरितार्थ समाज कितनी देर में कर पाता है ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकेयी मंथरा के किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना, दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना, परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। यह कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छांट रहे हैं जी। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार पर इतनी अच्छी कविता मुझे लगता है राम भदावर के अतिरिक्त कोई और नहीं पढ़ सकता था। और आपको लगता है कि इस कविता ने आपके दिल को छू लिया है तो फिर आप भी कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। अब मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे कवि को जो अपने आप में एक हास्य की फैक्ट्री है, और जब उस फैक्ट्री से निकले हुए कहकहों के बम आपके कानों से होते हुए पेट में जाकर फूटेंगे तो आप अपना पेट पकड़कर हंसते हुए ही मिलेंगे। तो आइए उस अंतरराष्ट्रीय हास्य सरताज को मैं उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं महेंद्र अजनबी जी को। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया दादा। पारस टीवी के एक कवियों के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया।
मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रहा हूं। स्वागत है दादा। हम व्यंग दोस्तों, सबसे अच्छा वही होता है जो अपने ऊपर किया जाता है। कवि अपने बारे में क्या क्या सोच लेते हैं कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर रहा हूं। इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं दोस्तों। एक और छोटी सी कविता इसी बात को लेकर। स्वागत है दादा। एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। हमने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भैया सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला तुम भी भाग चलो, तुम्हें पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। हमारे एक मित्र ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताज़ा ताज़ा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला बात दरअसल ये है यार, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। हम लोगों का क्या क्या दुरुपयोग होता है। आप लोग तो खैर बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, मेरी प्रभु से विनती है कि आप सभी अपने घर पर सेफ रहें। मैं भगवान महावीर को भी याद करता हूँ, वो आप सभी को स्वस्थ रखें। और एक बहुत बढ़िया सुनना, हर जगह कवियों को बढ़िया ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल एक सच्चा किस्सा आपको बता रहा हूँ। कवि सम्मेलन में गया, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पुल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। वाह, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। और इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, बोले धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा हुआ, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। और अभी तो दोस्तों मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग इसका गलत अर्थ ना निकालें। वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। वाह वाह, क्या क्या भुगतना पड़ता है कवि लोगों को। एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी बहुत चर्चित कविता है। और दोस्तों मैंने तो भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे ध्यान है एक कवि सम्मेलन में इतनी भीड़ थी, एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं। तो दूसरा बोला किसी की बगल में थूक दे। उसने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चल रहा था क्या। सही है दोस्तों क्या हुआ, छठ का पर्व था, मुझे एक रेल यात्रा करनी पड़ी, बिहार जाना पड़ा, और इतनी भीड़ गाड़ियों में। मैंने उसका चित्रण किया है। आज से करीब मेरी शुरुआती कविताओं में से 35-40 साल पुरानी कविताओं में से एक कविता है। और आज भी भीड़ की स्थिति देखता हूँ तो, हालांकि अब तो कोरोना काल चल रहा है, दूरी बनाए रखने में ही फायदा है, दूरी बनाए रखने में ही सेहत है। और कविता शुरू करता हूँ दोस्तों। स्वागत है। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी खड़े होते। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था।
सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ आ जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि पूरे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एक्स्ट्रा समझ कहीं ना बुझा दो। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई, हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने भी पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे पारस टीवी के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम लॉकडाउन से पहले के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असली हास्य वही होता है जो अपने ऊपर किया जाए। भाई साहब पर इन्होंने तो अपने साथ साथ सारे कवियों को भी लपेट लिया और आपको इनकी कविताओं में मजा आया है तो कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी कवित्री को जो जब गीत लिखती हैं तो स्याही से नहीं लिखती, वह फूलों को निचोड़कर उसके अर्क से लिखती हैं। और शायद यही कारण है कि जब वह गीत पढ़ती हैं, गजल पढ़ती हैं, तो पूरी महफिल उसकी खुशबू से महक जाती है। तो आइए उस सुरीली कवित्री को मैं बशीर भद्र साहब की 4 पंक्तियों से आमंत्रण देने जा रहा हूं। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं नमिता नमन जी को। राहुल जी, जैसे कि आपने शायरी की बात की तो कहती हूँ कि शायरी अपने बस की नहीं, शायरी अपने बस की नहीं, गर लिखूं तो पीना पड़ता है। शायरी अपने बस की नहीं, गर लिखूं तो पीना पड़ता है। और मुझ में हर रात मरता कोई, मुझ में हर रात मरता कोई, हर सुबह फिर जीना पड़ता है। हर सुबह फिर जीना पड़ता है। और कहती हूँ राहुल जी कि वक्त सूरज पर ये कैसा आ गया, वक्त सूरज पर ये कैसा आ गया, दिन निकलते ही अंधेरा छा गया। और गर्द थी चेहरे पे मेरे इस कदर, गर्द थी चेहरे पे मेरे इस कदर, आईना भी देख कर घबरा गया, आईना भी देख कर घबरा गया। और कहती हूँ कि टूटे हुए हैं बेशक, बिखरे नहीं हैं हम, टूटे। कहते हैं कि शायरी बड़े दिलों को टूटने वाले लोग शायरी करते हैं और शायर ऐसे होते हैं। तो मेरा मानना क्या है कि टूटे हुए हैं बेशक, बिखरे नहीं हैं हम।
और तेज आंधियों में भी उखड़े नहीं हैं हम। आहा। तेज आंधियों में भी उखड़े नहीं हैं हम। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियां लगी भुलाने में। वाह। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियां लगी भुलाने में। वो जो कहते हैं भूल जाए उन्हें, वो जो कहते हैं भूल जाए उन्हें, तन्हा फिर क्यों है वो ज़माने में। वाह 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 वाह। वो ज़माने से डर गया होगा, हारा खुद को ही ज़माने में। वाह, और वाह, इस शेर वाह, पे ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। अब मयसर नहीं है हम तुमको, अब मयसर नहीं है हम तुमको, वाह। अपनी कीमत भी है ज़माने। वाह 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 वाह। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियां लगी भुला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया पारस चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर। हमें ये अवसर देने के लिए और इसे जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये थी नमिता नमन जी, जो कि अपने गीतों की खुशबू से इस महफिल को महका ही रही थी। और आपको उनकी गीत अच्छे लगे हैं तो फिर कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जनता की कविता के माध्यम से आपकी कविताएं अपने कार्यक्रम से प्रसारित करते हैं। और आप भी यदि अपनी कविता हमारे कार्यक्रम से पूरी दुनिया में प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अपनी 1 मिनट की वीडियो जरूर भेजें। किन पर भेजना है? नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पर भेजना है। तो दोस्तों, आइए जब तक हम देखते हैं जनता की कविता। प्रेम नैनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम नैनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं। कृष्ण की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर, कृष्ण की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर, प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं, प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं। और इसी क्रम का एक और मुक्तक सुनिएगा कि दो अधर प्रेम के गीत गाते रहे, दो नयन कोरे अपने भिगाते रहे, रत जगे से रहे मन के सारे सपन, रत जगे से रहे मन के सारे सपन, रात भर तुम हमें याद आते रहे, रात भर तुम हमें याद आते रहे। बहुत बहुत आभार। विद्या रानी होए होए विद्या रानी, गधों को जरा ज्ञान दे दो, विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो, गड्ढे सड़कों में है ये पहचान दे दो, विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो। बेच के खेती बाइक ले ली, लद गए 3 सवारी, अरे बेच के खेती बाइक ले ली, लद गए 3 सवारी, 15 का पेट्रोल डलवाया छाई है बेकारी, अरे 15 का पेट्रोल डलवाया छाई है बेकारी, रोजी रोटी होए होए रोजी रोटी पे नेता अब ध्यान दे दो, विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो, गड्ढे सड़कों में है ये पहचान दे दो।
तो ये थी जनता की कविता, जिसमें हमने नए नए रचनाकारों को और कवियों को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, अब चलते चलते बस आखिरी 4 पंक्तियां कुंवर बेचैन साहब की कहना चाहता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो यूं ही अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिए, और हम मिलते हैं अगले हफ्ते इसी जगह इसी समय, फिर आपके पास आते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।